गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 28 जुलाई के करंट अफेयर्स हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। एज यूजुअल वीडियो की जो शुरुआत होगी वो एक कोटेशन के साथ करी जाएगी। रेयरेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन क्वालिटी इज कंसिस्टेंसी। अब देखिए यूपीएससी में से कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगा आपको कि मोर देन इंटेलिजेंस जो इस एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है, दैट इज द डिटर्मिनेशन। कंसिस्टेंसी की यहाँ पे बहुत जरूरत है कि आप एवरीडे बेसिस पे जो आपके रिचुअल्स हैं, अब रिचुअल्स क्या हो सकते हैं? आपके न्यूज़पेपर पढ़ना, स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करना, आंसर राइटिंग करना, अपने एमसीक्यूज को सोल्व करना, ये आपके रिचुअल्स है। क्या एवरीडे बेसिस पे आप ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बहुत से लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर एक दिन पढ़ते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ते हैं, फिर तीसरे दिन पढ़ते हैं, चौथे पांचवें दिन नहीं पढ़ते हैं। तो कंसिस्टेंसी जो है वो प्रिपरेशन के अंदर नहीं आ पाती है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो चीज की है वो इंटेलिजेंस की नहीं है, एवरेज इंटेलिजेंस जो होगी वो काम कर जाएगी। और हमने देखा भी है ऐसे लोग जो कि एवरेज इंटेलिजेंस के थे और उनके टॉप 100 के अंदर भी रैंक आए हैं। तो आपको यहाँ पे जिस चीज की जरूरत है वो है कंसिस्टेंसी। आपको एवरीडे अपने रिचुअल्स को कंप्लीट करना, बिकॉज हमेशा याद रखिएगा जो हार्डवर्क होता है ना, दैट बीट्स टैलेंट। अगर आप नंबर ऑफ आवर्स डालेंगे ना और एक ही डायरेक्शन के अंदर हार्डवर्क करते जाएंगे तो इवेंचुअली ऐसे लोग जो कि टैलेंटेड है आपसे ज्यादा, हो सकता है उनकी ग्रास्पिंग पावर ज्यादा हो, मेमोरी ज्यादा हो, नॉलेज ज्यादा हो, लेकिन हार्डवर्क अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट का कंसिस्टेंटली डालते जाते हैं देन इट बीट्स द टैलेंट। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो आज हम टॉपिक्स जो करने वाले हैं, नंबर 1 इज एमटीसीआर के बारे में देखेंगे। देन हम टेक्नोलॉजी असेसमेंट के बारे में भी एक एमसीक्यू देखेंगे, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर भी एक एमसीक्यू है। देन पार्लियामेंट सिस्टम के बारे में देखेंगे। हमने इजराइल से हमने क्या क्या इंपोर्ट किया उसके बारे में देखेंगे। एस्ट्रॉयड 2020 एनडी के बारे में भी एक क्वेश्चन है। कॉमेट्स के बारे में भी एक क्वेश्चन है। देन हरिकेन हैना के बारे में भी एक क्वेश्चन है। देन खेलो इंडिया के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्ट में हम नाग रिवर के बारे में डिस्कशन करेंगे। मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके से है, अपर 2 ब्रैकेट्स में आपके स्कोर आते हैं। मतलब अगर आप मोर देन इक्वल टू 6 स्कोर करते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, लेकिन लेस देन अगर 6 स्कोर आप करते हैं तो आपको दोबारा से इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के, जो कि एमटीसीआर को लेकर, दैट इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। पूछा गया एमटीसीआर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली कहती है द रेजिम वाज फॉर्म्ड इन 1987 बाय द G7 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। तो ये जो रेजिम थी, एमटीसीआर जो रेजिम थी, इसे G7 ने बनाया था, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ने 1987 के अंदर। हो सकता है इट इज लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, ये एक ऐसी ट्रीटी है जो कि लीगली बाइंडिंग है, ये भी हो सकता है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एमटीसीआर, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। सोचिए क्या आंसर होगा। फिर इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों मेंशन की गई थी, और फिर इसके करेक्ट आंसर को भी देखेंगे। चलिए, तो रिसेंटली जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, ये न्यूज थी, उसने कहा है कि कुछ हमने रिलैक्सेशन करी है कि अब हम एक्सपोर्ट करेंगे किसको? ड्रोन्स को। ऐसे ड्रोन्स जो कि पहले वो फ्रेंडली कंट्रीज को भी नहीं दिया करते थे, अब वो ऐसा एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो हो सकता है इंडिया को भी कुछ अच्छे ड्रोन्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट से मिल जाए। अब न्यू पॉलिसी देखते हैं। एमटीसीआर की न्यू पॉलिसी के हिसाब से ऐसे ड्रोन्स जो कि 800 किलोमीटर पर आवर की लेस की स्पीड पे चलते हैं, मतलब पहले ऐसे जो केएमपीएच के थे, 80 केएमपीएच के जो ड्रोन्स थे, उससे कम की स्पीड वाले के लिए एमटीसीआर रेजिम के अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। लेकिन अभी न्यू पॉलिसी के हिसाब से ऐसे ड्रोन जो कि 800 केएमपीएच से लेस की स्पीड के भी हैं, उनको एमटीसीआर के अंदर सब्जेक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑफकोर्स इसका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वो काफी इजी हो जाएगा। अगर पहली स्टेटमेंट की बात करें कि 1987 में G7 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जो थी उसने इस एमटीसीआर रेजिम को फॉर्म किया था, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो ट्रीटी है ये कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है। पहली बात तो ये ट्रीटी ही नहीं है, दूसरी बात ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। तीसरा, इंडिया इज अ मेंबर, तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है, आंसर हो जाएगा। एक कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे कि अगर प्रेजेंटली बात करी जाए एमटीसीआर के अंदर देयर आर 35 कंट्रीज जो इसके मेंबर हैं। इंडिया जो है 2016 में इसका मेंबर बना था, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। एमटीसीआर मैंने आपको बताया था इट्स नॉट अ ट्रीटी, और कोई भी लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन इसके अंदर नहीं होती है जो पार्टनर मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक तरीके की इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज सेकंड क्वेश्चन। With which country India has launched a joint technology assessment and accelerated commercialization program? तो किस कंट्री के साथ इंडिया ने अभी joint technology assessment and accelerated commercial program को लॉन्च किया है? क्या इजराइल के साथ किया है, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स या फ्रांस? सोचिए क्या आंसर होगा। फिर क्या है ये, इसको भी देखेंगे। चलिए देखिए, नाम से ही पता चल रहा है टेक्नोलॉजी असेसमेंट जॉइंट है, तो 2 कंट्रीज मिलकर कर रही हैं, टेक्नोलॉजी को असेस करेंगे और उसको कैसे कमर्शियलाइज किया जा सकता है इसके बारे में पूरी यहाँ पर बात करी जाएगी। इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, और इसके साथ पार्टनरशिप करी है फिक्की ने, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन की बात हो रही है। और वहां से रशिया की तरफ से है फेजी, दैट इज फाउंडेशन फॉर असिस्टेंस टू स्मॉल इनोवेशन एंटरप्राइज। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे, कौन सी दूसरी कंट्री इन्वॉल्व है इंडिया के साथ? रशिया, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3।
जो कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में पूछ रहा है। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती है सुप्रीम कोर्ट कैन सुओ मोटो इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स। जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सुओ मोटो मतलब अपनी तरफ से ही इसे इनिशिएट कर सकता है। ऐसा नहीं कि बाहर का कोई बंदा कंप्लेन करेगा तभी करेगा, हो सकता है। आर्टिकल 129 एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू पनिश द कंटेम्प्ट। तो आर्टिकल 129 के अंदर जो है पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को कि वो चाहे तो कंटेम्प्ट को पनिश किया जा सकता है। इसी तरीके से हाई कोर्ट को आर्टिकल 215 एम्पावर्स ऑल द हाई कोर्ट्स टू पनिश द कंटेम्प्ट। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के पास जो पावर है वो आर्टिकल 215 के अंदर है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर बैकग्राउंड भी देखेंगे। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुओ मोटो इनिशिएट करी है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, एक लॉयर एक्टिविस्ट है प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण के अगेंस्ट में इसे स्टार्ट किया गया क्योंकि उन्होंने अभी एक ट्वीट करके जो था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, करंट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको क्रिटिसाइज किया था एंड द रोल ऑफ पुराने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं लास्ट 6 ईयर्स में उनको भी क्रिटिसाइज किया था। इसी वजह से कॉन्टेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग है सुओ मोटो स्टार्ट करी गई है। तो पहली स्टेटमेंट तो हो जाती है ठीक, क्योंकि सुओ मोटो ऐसा किया जा सकता है। देन आर्टिकल 129 एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो कॉन्टेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। इसी तरीके से आर्टिकल 215 जो है वो एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो कॉन्टेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। अब देखिए दो तरीके की कॉन्टेम्प्ट होती है, सिविल कॉन्टेम्प्ट होती है और क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट होती है। सिविल कॉन्टेम्प्ट के अंदर क्या होता है, अगर कभी भी कोर्ट की किसी जजमेंट का, किसी डिक्री का, किसी ऑर्डर का यहाँ पे विलफुल डिसोबीडियंस किया जाता है तो उसे सिविल कॉन्टेम्प्ट कहते हैं। क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट जो है इससे थोड़ी सी अलग है, बिकॉज यहाँ पर बेसिकली 3 चीजें होती हैं। अगर कोर्ट को स्कैंडलाइज किया जा रहा है बाय लोअरिंग द अथॉरिटी, उनकी अथॉरिटी को कम करके, देन या इंटरफेरेंस किया जा रहा है किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर भी किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन लाने की कोशिश करी जा रही है, तो वहां पर होता है क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में तो काफी इसके बारे में क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं। एज पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का ये एक्ट है। इसका मतलब होता है जब भी आप किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करते हैं डिग्निटी या अथॉरिटी कोर्ट की, तो कोर्ट को कभी भी आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो वहां पे कॉन्टेम्प्ट का जो प्रोविजन है उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं, सिविल कॉन्टेम्प्ट एंड क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है Which of the following differences are correct when we compare parliamentary form of government and presidential form of government? Recently कुछ लोगों ने यहाँ पर बात करी थी कि हमारी कंट्री के अंदर parliamentary form of जो डेमोक्रेसी है उसको चेंज करके presidential form of government होनी चाहिए। ठीक है, अब ये मेंस का क्वेश्चन है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या अगर पॉइंट्स में हमें देना है तो, और क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उनके दोनों के प्लस माइनस वहां पे मेंस में पूछे जा सकते हैं। बट यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, इन पार्लियामेंट फॉर्म देयर आर 2 एग्जीक्यूटिव्स। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इसमें 2 एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, व्हाइल इन प्रेसिडेंशियल देयर इज 1। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर सिर्फ एक ही एग्जीक्यूटिव होता है, हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, इन पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है और एज वेल एज हेड ऑफ द स्टेट भी होता है। दोनों में से देखिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली ऐसा सजेस्ट किया गया है कि इंडिया को प्रेसिडेंशियल फॉर्म, अभी हमारी फॉर्म कौन सी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए। और यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म के देयर आर 2 एग्जीक्यूटिव्स, तो पार्लियामेंट में यस 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए पहले एग्जीक्यूटिव तो होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, दूसरे आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट तो हो जाती है आपकी ठीक। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट को। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसमें प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, नहीं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होते, वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड देख लेते हैं, इन प्रेसिडेंशियल द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट। सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ओवरऑल स्टेटमेंट क्या होगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात करी जाए जो मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, देखिए मेंस में पूछा जा सकता है कि इस तरीके का क्वेश्चन की जरूरत ही क्यों हुई, ऐसा क्यों सजेस्ट किया गया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के अंदर होनी चाहिए और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली ऐसा देखा गया कि फ्रीक्वेंटली इलेक्शंस जो है वो हो रहे हैं, और आपको पता है कि अभी सिचुएशन पेंडेमिक की ऐसे चल रही है कि इलेक्शन कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो यहां पर इसी वजह से सजेशन दिया गया है कि अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी तो ये फ्रीक्वेंट इलेक्शंस जो है
ये नहीं कराने पड़ेंगे और जो फाइनेंशियल बर्डन है वो तो कम होगा ही, और ये पूरा लॉजिस्टिक का जो इश्यू होता है उससे भी केटर किया जा सकेगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। मेंस में पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ऑन द बैकड्रॉप ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्शन। आप बताइए कि क्या ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स बताने पड़ेंगे और फाइनली कंक्लूड करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस टेक्नोलॉजी इज और आर इंपोर्टेड फ्रॉम इजराइल। तो अभी हमने इजराइल से कुछ नए कोलैबोरेशन की बात करें तो इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद इजरायली डिफेंस कंपनीज। एक नया जो आपका न्यू लिबरलाइज्ड एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेजीम है, उसके हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर भी हम काफी कोलैबोरेशन कर रहे हैं इजराइल के साथ। पूछा गया कि इन तीनों में से हम क्या इंपोर्ट करते हैं। क्या सर्चर जो है उसे इंपोर्ट किया जाता है? व्हाट अबाउट हेरोन, क्रिस्टल मेज? सोचिए क्या होगा इसका आंसर। फिर ये तीनों चीजें क्या है ये भी देखेंगे। चलिए, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे है ए, क्योंकि तीनों की तीनों चीजें ही हम इजराइल से इंपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ इसे मैन्युफैक्चर करने की भी बात चल रही है। अभी देखें ये चीजें क्या है। जैसे सर्चर है, सर्चर क्या आपका एक मल्टी मिशन टैक्टिकल यूएवी है। देन हर्मेस 900 क्या है, दिसंबर 2018 में अदानी डिफेंस और एल्बिट सिस्टम जो इजराइल का था, यहाँ पे एक जॉइंट वेंचर किया गया हैदराबाद में इसे प्रोड्यूस करने के लिए। देन हेरोन जो है एक मल्टी एटीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है, अनमैन्ड एयर व्हीकल है। बराक मिसाइल के बारे में तो सब जानते हैं, काफी फेमस है ये सरफेस टू एयर मिसाइल। स्पाइक के बारे में अभी कुछ दिन पहले हमने 4th जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल के बारे में हमने डिस्कस किया था। क्रिस्टल मेज जो है एक इंडियन वेरिएंट है किसका, एयर टू सरफेस मिसाइल एजीएम, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना। ये सारी चीजें हमारी कहां से आ रही है, इजराइल से। जैसे हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं इसी तरीके से पूरी स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है इसको हमने एमसीक्यू के थ्रू कवर किया हुआ है। इसका लिंक जो है इस पूरी सीरीज का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे ट्राई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। एस्ट्रॉयड 2020 एनडी के बारे में क्वेश्चन है, पूछा गया इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, ये एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, हो सकता है। इट इज नॉट अ पोटेंशियली हैजार्डस कैटेगरी, तो ये हैजार्डस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलिए, तो नासा ने अभी ये एक न्यूज दी थी पीछे कि 24 जुलाई को ये जो एस्ट्रॉयड है ये बिल्कुल धरती के पास से होके गुजरेगा। इसका जो डिस्टेंस बताया जा रहा था, मान लीजिए ये अर्थ है, ये सन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इस एस्ट्रॉयड और अर्थ के बीच का जो डिफरेंस था दैट वाज जस्ट 0.034 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो काफी पास से ये होके गया था। स्पीड इसकी थी 48,000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड भी काफी ज्यादा थी इसकी। तो ये अभी रिसेंटली अर्थ के बिल्कुल पास से होके गया। इट्स अ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, और ये पोटेंशियली हैजार्डस भी था अगर ये कोलाइड करता तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। इट इज नॉट, यहाँ पे गलत दिया हुआ है क्योंकि ये पोटेंशियली हैजार्डस था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ और चीजें एस्ट्रॉयड के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि एस्ट्रॉयड ऑर्बिट द सन, किसको ऑर्बिट करते हैं, सन को ऑर्बिट करते हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले ये भी बताया था कि किस पर्टिकुलर बेल्ट जो इनकी होती है किस किस प्लैनेट के बीच में होती है। तो बताइएगा कौन सा प्लैनेट के बीच में ये जो इनकी एस्ट्रॉयड की बेल्ट होती है, और मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बताया था। देन किसके बने होते हैं, मेटल्स और रॉक्स के बने होते हैं। शॉर्टर और एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये घूमते हैं, और यहाँ पे डू नॉट प्रोड्यूस अ कॉमा और टेल एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे कॉमा और टेल एटमॉस्फेयर कौन करता है, ये बेसिकली कॉमेट के बारे में बताया जा रहा है, ये ऐसा प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होती है एक टोरस शेप की होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि कॉमेट के ऊपर ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट कॉमेट्स। कॉमेट्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली स्टेटमेंट कहती है दे ऑर्बिट द सन, कॉमेट जो होते हैं सन को ऑर्बिट करते हैं, हो सकता है। दे आर मेड अप ऑफ आइस एंड हाइड्रोकार्बन्स, वो आइस और हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं, ये भी ठीक है। कॉमेट्स हैव एन एसेंट्रिक ऑर्बिट, इनका जो ऑर्बिट होता है इसेंट्रिक होता है, ये भी ठीक हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, अभी हमने पीछे देखा था एस्ट्रॉयड के बारे में कि इनकी टेल जो होती है वो प्रोड्यूस नहीं होते, लेकिन कॉमेट्स के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये जो कॉमेट्स होते हैं ये सन की डायरेक्शन में मूव करते जाते हैं, सम ऑफ द आइस जो इनकी होती है, क्योंकि ये आइस और हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं, वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और उसी मेल्ट होने की वजह से काफी सारा जो वेपोराइजेशन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, और हीट जो सन की होती है उसकी वजह से ही वेपोराइजेशन कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, और इसी वजह से हमें एक ग्लोइंग हेलो टाइप चीज दिखती है जिसको कई बार टेल भी कहा जाता है। तो दे ऑर्बिट द सन, तो पहली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर ठीक है। मैंने ये आपको बताई दिया कि आइस और हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। ऑर्बिट इनका कैसा होता है, इसेंट्रिक इनका ऑर्बिट होता है। तीनों स्टेटमेंट ठीक है। इसेंट्रिक ऑर्बिट का क्या मतलब है, देखिए एलिप्टिकल है, सर्कुलर है, इसेंट्रिक का मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब बताइएगा। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हरिकेन हैना के बारे में है। रिसेंटली टेक्सास रीजन जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, वहां पर ये आया और वहां पे काफी ज्यादा डेवस्टेशन किया। इसके ऊपर 3 स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहली कहती है इट हैज बीन कैटेगराइज्ड एज कैटेगरी 1 स्टॉर्म,
तो कैटेगरी 1 के अंदर इसे कैटेगराइज किया गया सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल के हिसाब से। हरिकेन्स आर फॉर्म्ड ओवर वार्म ओशन, ये वार्म ओशन के ऊपर बनते हैं और इक्वेटर के बिल्कुल पास बनते हैं, ये भी हो सकता है। हरिकेन्स टिपिकली फॉर्म बिटवीन 15 टू 25 डिग्री, ये कहां बनते हैं? यूजुअली 15 से 25 डिग्री लैटिट्यूड जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होता है इक्वेटर के, वहां पर यूजुअली ये फॉर्म होते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली हरिकेन हैना जो था इसने काफी ज्यादा लैंडफॉल किया है टेक्सास रीजन के अंदर, ठीक है। कैटेगरी 1 में है ये। अगर हम SHWS की बात करते हैं, सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल जो है ये होता क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बट फिलहाल यस कैटेगरी 1 में आता है। और वार्म ओशन के ऊपर ये जो हरिकेन्स होते हैं फॉर्म होते हैं और नियर द इक्वेटर होते हैं। अगर नियर द इक्वेटर की बात करिए तो 5 टू 15 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड के अंदर ये फॉर्म हो जाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, तीसरी आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी बी। सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल के हिसाब से जो कैटेगरीज है वो इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर सस्टेन विंड्स 119 से 153 kmph की है तो वो कैटेगरी 1 में आता है, जो कि अभी हैना को भी इसी में ही कैटेगराइज किया गया है। वेरी डेंजरस विंड्स होती हैं इसके अंदर और कुछ डैमेज भी जो है वो हो सकता है। देन इसके अलावा सेकंड जो है 154 से 170 kmph की स्पीड पे विंड्स होती हैं, एक्सट्रीमली डेंजरस माना जाता है इसको। तीसरे में डेवास्टेटिंग डैमेज माना जाता है। फोर्थ मेजर कैटेगरी है 209 से 251 kmph की स्पीड होती है, कैटास्ट्रॉफिक माना जाता है। देन लास्ट फिफ्थ जो है वहां 252 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ज्यादा यहाँ पे जो विंड स्पीड होती है वो होती है और कैटास्ट्रॉफिक माना जाता है इसे भी। यहाँ पर ये कैटेगराइजेशन पूछा भी जा सकता है, बट अगर आपको मेंस में कहीं पे लिखने का मौका मिले तो आप इन कैटेगरीज को लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के ऊपर क्वेश्चन है, पूछा गया कि हु विल होस्ट द 4th एडिशन। इसका KIYG का 4th एडिशन कौन होस्ट करने वाला है? क्या केरला इसको होस्ट करेगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, आपको पता है 2020 में जो ओलंपिक्स होने थे उसको पोस्टपोन कर दिया गया था कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से। अब ये होंगे 2021 के अंदर टोक्यो में, ठीक है। और जस्ट इसके बाद होगा हमारा यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि कंडक्ट किया जाएगा कहां पर? पंचकुला, हरियाणा के अंदर। सो डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नाग रिवर। नाग रिवर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? पहली है द नागालैंड स्टेट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द नाग रिवर विच पासेस थ्रू द सिटी। तो यहाँ पे नागालैंड स्टेट जो है उसका जो नाम है वो नाग रिवर से आया है और इसकी एक सिटी से ये रिवर जाती है। हो सकता है द नाग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अंबाजारी लेक, अंबाजारी लेक से ये ओरिजिनेट होती है, ये भी हो सकता है। इवेंचुअली इट कन्फ्लुएंसेस विद कान्हान रिवर, इवेंचुअली ये किसके साथ कॉन्फ्लुएंस कर जाती है? कान्हान रिवर के साथ इसका संगम हो जाता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि नाग रिवर जो है वो एक्सट्रीमली पोल्यूट हो चुकी है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से। अब क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है तो ये रिवर कहाँ होगी? महाराष्ट्र के आसपास ही होगी। तो यहाँ पे ये जो रिवर है इट इज लोकेटेड इन नागपुर सिटी, और वहीं पे ही नागपुर सिटी का जो नाम है वो कहाँ से आया? नाग रिवर से आया, जो इस सिटी से होके जाती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। ये अंबाजारी लेक से ओरिजिनेशन इसका होता है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है, क्योंकि इवेंचुअली ये कॉन्फ्लुएंस किसके साथ करते हैं? किसके साथ जाके मिल जाती है? कान्हान रिवर के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। पहला जो स्टेटमेंट थी वो गलत थी। चलते हैं नेक्स्ट, हम रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन के बाद क्वेश्चन ऑफ द डे को देखेंगे और बाद में उसके जो विनर है लास्ट ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट आपकी जो रिवीजन होने वाली है वो अभी हो जाएगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिवीजन आपको कैसे करनी है वो आपको पता है। विद इन 2 मिनट्स में हम इसे रिवाइज करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने MTCR के बारे में देखा था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। इसको G7 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने बनाया था 1987 के अंदर। ये कोई ट्रीटी नहीं है, बाइंडिंग भी नहीं है, और इंडिया जो है इसका मेंबर है। 35 कंट्रीज इसके अंदर होती है। अभी रिसेंटली जो था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि कुछ ड्रोन्स जो है वो हम अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को देना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी ऐसे ड्रोन्स जिनकी स्पीड 800 kmph से कम है दे आर नॉट सब्जेक्ट टू MTCR के दायरे में वो नहीं आएंगे। तो अब 35 कंट्रीज मेंबर्स हैं इसकी, इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर। ऑब्लिगेशन नहीं है, फॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। फिर हमने देखा था टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कमर्शियलाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। ये जो जॉइंट प्रोग्राम है इंडिया और इजराइल के बीच में है, हमारी तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फिक्की है, उनकी तरफ से फेजी है।
देन हमने देखा था नेक्स्ट कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। रिसेंटली प्रशांत भूषण को कहा गया है कि आपने ट्वीट करके जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको क्रिटिसाइज किया है, पहले वाले भी चीफ जस्टिस जो पिछले 6 साल से हैं उनको भी क्रिटिसाइज किया, तो ये कॉन्टेम्प्ट के अंदर आता है और सुओ मोटो यहाँ पे कॉग्निजेंस लिया गया इस बात का। आर्टिकल 129 पावर देता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस में वो पनिश कर सकते हैं। सिमिलरली हाई कोर्ट के पास ये पावर आर्टिकल 215 से आती है। कॉन्टेम्प्ट दो तरीके की होती है, सिविल कॉन्टेम्प्ट या क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। सिविल के अंदर अगर कोई भी जजमेंट को, डिक्री को, ऑर्डर को आप डिफाई करते हैं कोर्ट के, तो वो सिविल कॉन्टेम्प्ट होती है। क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट में अगर आप किसी भी तरीके से कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की कोशिश करते हैं, उनकी डे टू डे वर्किंग में या जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, या फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जब वो डिलीवर कर रहे होते हैं उसमें किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं, देन दैट टेंट अमाउंट्स टू कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। रिसेंटली ये सजेस्ट किया गया कि आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से चेंज करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ जाना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बार बार इलेक्शंस कराने पड़ते हैं। इन्हीं इलेक्शन की वजह से जो फाइनेंशियल बर्डन है वो एक्सचेकर पे बढ़ता है। तो यहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म के बारे में बताया गया कि 2 एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एक होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, देन दूसरे होते हैं प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, ये जो दोनों रोल हैं ये प्रेसिडेंट को दिए होते हैं। देन हमने देखा था इजराइल के बारे में क्या क्या चीजें हम वहां से ले रहे हैं, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, तो सर्चर, हेरोन, क्रिस्टल मेज, ये सभी चीजें हम इजराइल से ले रहे हैं। सर्चर जो था एक मल्टी मिशन टैक्टिकल UAV है, दैट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। हर्मेस 900 जो है इंडिया इजराइल का जॉइंट वेंचर है। हेरोन जो है मल्टी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV है। बराक मिसाइल के बारे में तो सब जानते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल है। 4th जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल के बारे में भी, स्पाइक के बारे में हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स में डिस्कस किया है। क्रिस्टल मेज जो है एक इंडियन वेरिएंट है एयर टू सरफेस मिसाइल का। तो ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर इंडिया और इजराइल जो है दोनों जॉइंट वेंचर करके या फिर हम इंपोर्ट करके उनसे अपनी FDI में जो हमें अलाउ किया गया है, हम अपने जो एम्पावरमेंट है आर्मी एरिया के अंदर वो कर सकते हैं। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 बात कर रहा था एस्ट्रॉइड के बारे में। एस्ट्रॉइड 2020 ND के बारे में हमने देखा था। इट्स अ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, क्योंकि नासा ने भी बताया था कि यहाँ पर ये रिसेंटली अर्थ के बिल्कुल पास से होकर गुजरेगा। अर्थ और सन के बीच का डिफरेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और ये 0.034 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के डिस्टेंस से निकलेगा विद द स्पीड ऑफ 48,000 किलोमीटर पर आवर। 48,000 kmph की स्पीड से जाएगा। पोटेंशियली हैजार्डस कैटेगरी में आता है और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है। एस्ट्रॉइड के बारे में हमने और चीजें देखी थी कि किसको ऑर्बिट करते हैं, सन को ऑर्बिट करते हैं। मेटल्स और रॉक्स के बने होते हैं। शॉर्टर एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है इनका। कोमा या टेल एटमॉस्फेयर के अंदर प्रोड्यूस नहीं करते हैं और टोरस शेप्ड इनका बेल्ट होता है। फिर हमने कॉमेट्स के बारे में देखा था जिसमें एस्ट्रॉइड से मिलती जुलती कैटेगरी होती है, लेकिन कुछ डिफरेंस है, जैसे कि सन को ऑर्बिट करते हैं ये भी। अनलाइक जो आपके एस्ट्रॉइड है ये मेटल्स के नहीं होते, आइस और हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं और इसी वजह से जब ये सन के पास जाते हैं ये जो आइस होती है ये मेल्ट होती है और एक टेल जैसी चीज बन जाती है। इसेंट्रिक इसका ऑर्बिट होता है। इसेंट्रिक क्या होता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर हमने डिस्कस किया था हरिकेन हैना के बारे में। कैटेगरी 1 में आता है अगर हम सेफिर सिम्पसन स्केल की बात करें तो, और वार्म ओशन के ऊपर यूजुअली हरिकेन्स जो होते हैं फॉर्म होते हैं और वो इक्वेटर के पास ही फॉर्म होते हैं 5 से 15 डिग्री के अंदर, नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन के अंदर। फिर हमने सेफिर सिम्पसन में देखा था कि कैटेगरी की बात करी जाए और डिस्ट्रक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पे 5 मेजर जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, कैटास्ट्रॉफी होती है। और जो ये हरिकेन हैना है फर्स्ट कैटेगरी के अंदर है जो कि डेंजरस माना जाता है। विंड स्पीड इसमें 119 से 153 kmph तक हो सकती है। फिर हमने 9 क्वेश्चन में देखा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। हमने देखा ओलंपिक जो थे वो 2020 से डेफर कर दिए गए हैं, 2021 के लिए टोक्यो में होंगे और उसके बाद KIYG जो है इसको कंडक्ट किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? इसे कंडक्ट किया जाएगा पंचकुला हरियाणा के अंदर। फिर लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था नाग रिवर के बारे में। नागपुर में है ये। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन की वजह से ये नदी जो है काफी पल्यूट हो चुकी है। नागपुर जो नाम दिया गया वो इसी रिवर के नाम पे दिया गया है और ये अंबाजारी लेक से निकलती है। इवेंचुअली ये कान्हा रिवर में जाके मिल जाती है। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। रिवीजन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपका जो क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना है वो है FSR, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। एक तो FSR की मेरे को फुल फॉर्म बताइएगा और इसे रिलीज कौन करता है ये बताइएगा। देन रिलीज करने का मकसद क्या है, क्या इसके अंदर रिफ्लेक्ट किया जाता है वो मुझे बताइएगा। लास्ट टाइम के जो हमारे विनर है वो है निधिश मनी। निधिश आप बता दीजिएगा मेल करके कि आपको जो PDF है वो किस लैंग्वेज में चाहिए। इससे आपका जो मेल है वो हमें पता चल जाएगा एंड देन वी विल सेंड यू द PDF। मार्किंग स्कीम, अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपके स्कोर है देन कांग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। अगर नीचे के ब्रैकेट्स में अगर आपके स्कोर आए, अगर लेस देन 6 मार्क्स आए इन दैट सिचुएशन आपको दोबारा से अटेम्प्ट करना चाहिए। मोर देन इक्वल टू 6 है देन यू आर इन द सेफ जोन। आपका स्कोर ठीक है क्योंकि इतने में प्रीलिम्स आपका हो जाना चाहिए। देन कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम करेंगे तो बहुत जल्दी आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा और PDF भी जो आपकी अवेलेबल कराई जाएंगी वो टेलीग्राम के ऊपर कराई जाएंगी। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।